नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस और राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 1 है ये, संविधान क्यों और कैसे, क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, ये सारे प्रश्न इसी से जुड़े हुए रहेंगे। तो देखिए, संविधान की आवश्यकता जो है वो हमें निम्न आधारों के कारण है, क्योंकि संविधान का जो पहला काम है वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्य में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। मतलब संविधान जो है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो समाज के लोगों के अंदर बुनियादी नियमों का एक नियम अर्थात ढांचा या फिर आप कह सकते हैं नियमावली तैयार करता है, जिससे उस समाज में सबसे न्यूनतम समन्वय मतलब कि मेल मिलाप और विश्वास आपस में बना रहे। वहीं दूसरा पॉइंट कहता है संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, कौन समाज के अच्छे और बुरे समय में उनका निर्णय लेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनप्रतिनिधि का चुनाव इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो जनता के लिए अच्छे निर्णयों को ले। संविधान यह भी तय करता है, यह भी बताता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, मतलब जिस सरकार की हम बात कर रहे हैं उस सरकार का निर्माण कैसे होगा। हालांकि यही बात यहाँ पे और भी तय होती है कि सरकार चलाई कैसे जाएगी, किसके तरह से सरकार चलाई जाएगी, कौन कौन से सरकार को फैसले लेने हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं संविधान के माध्यम से ही तय होता है। संविधान का तीसरा काम यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून और कुछ सीमाएं लगाएं। मतलब संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वह यह भी कहता है कि नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानून होते हैं, अब पता है कि जनता के ऊपर भी कुछ नियम और कानून लागू किया जाता है, उसमें किस तरह की सीमाएं होनी चाहिए, कितनी आज़ादी होनी चाहिए, कैसे नागरिकों को ये शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी संविधान ही निर्णय करती है। इस रूप में ये मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन ना करे, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सरकार भी ना करे, इस बात की भी पुष्टि संविधान करता है। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे अर्थात ऐसी शक्ति प्रदान करे, ऐसा पावर कर दे उसको, जिसमें वह जनता की आकांक्षा मतलब कि जनता जो आम जनता है उसकी इच्छाओं को वो पूरा कर सके, जो जनता की मांग है, वो जो डिमांड है उसे पूरा कर सके, और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थिति का निर्माण करे। मतलब समाज में न्याय बना रहे, इस बात को ध्यान देने के लिए ऐसे समाज का निर्माण करे जिसमें किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या फिर और कुछ न्यायोचित काम ही सिर्फ हो, इस बात का ख्याल वहां रखना जरूरी है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि संविधान समन्वय और बीमे की अनुमति देता है। ये क्या है, तो देखिए, किसी संस्था की बात कर ले या किसी देश की बात कर ले तो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनके विभिन्न कामों में सामंजस्य एवं तालमेल स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। आपस में एक दूसरे से संतुलन बना के रखना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। जैसे भारतीय संविधान के माध्यम से जितने भी लोग भारत के रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, व्यवसाय, रंग, रूप, भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, इन सभी के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम कौन करता है, हमारा भारतीय संविधान ही करता है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, काले, गोरे, ऊंची जाति, नीची जाति सब रहते हैं, और इन सब में जो तालमेल बैठाता है वो कौन बैठाता है, संविधान बैठाता है। तो इसी तालमेल को हम भारतीय संविधान का समन्वय कहते हैं। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के लिए बीमे का कार्य करता है, मतलब एक समझिए कि सुरक्षा देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है, क्योंकि जिस प्रकार से बीमा का मतलब सुरक्षा प्रदान करना होता है, आपको वो इंश्योर्ड करता है, इसी प्रकार से जो हमारा संविधान है ना भारत का, वो भारत के नागरिकों के लिए इंश्योरेंस का काम करता है, बीमे का काम करता है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ न हो, इस बात की गारंटी भी कौन देता है, हमारा संविधान देता है। भारतीय संविधान भी भारत के नागरिकों को किसी न किसी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। आप सभी को पता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट है इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये बात हमारा खुद का संविधान का दूसरा अनुच्छेद ही कहता है। तो एक प्रकार से तो ये इंश्योर हो गया ना, बीमे का काम किया ना। तो इसी प्रकार से संविधान समन्वय और बीमे की अनुमति देता है। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं निर्णय लेने की शक्तियों की विशिष्टता। जो निर्णय लेने की शक्ति है इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
यह साफ साफ बताया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी, मतलब जनप्रतिनिधि के द्वारा ही कानून बनाए जाएंगे और इस सदन का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। संविधान बनाने में संविधान के अंदर जितने भी कानून को चेंज करना है, संविधान समाज में शक्ति के मूल वितरण को भी स्पष्ट करता है, मतलब किस प्रकार से शक्ति कहाँ कहाँ वितरण किया गया है, कैसे कैसे बांटा गया है। क्योंकि हमें पता है ना कि भारत के संविधान में एक आदमी के पास शक्ति तो है नहीं, शक्ति का बंटवारा किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे संविधान का दूसरा काम यही स्पष्ट करना होता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और यह भी तय करता है कि सरकार का निर्माण किस तरह होगा। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होगी, संसद कानून बनाएगी, संसद निर्णय लेगी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपका ओके हो गया। हम बात कर लेते हैं सरकार की शक्तियों पर सीमाएं क्या क्या है। तो देखिए, संविधान सरकार की शक्तियों में कई तरह से सीमित होता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब तक जो हम नागरिक हैं, आम नागरिक के मत से ही तो सरकार का निर्माण होता है, हमारे वोट से ही तो सरकार का निर्माण होता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार होता है कि हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये सरकार की शक्तियों के ऊपर भारी पड़ता है। सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ या उनके साथ उल्लंघन नहीं कर सकता। हालांकि न्यायपालिका जो है ये हमारे इन फंडामेंटल राइट्स के सिपाही की तरह काम करता है, मतलब सेवक की तरह काम करता है, बचाने का काम करता है। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण से गिरफ्तार अगर कर लिया जाए तो इसके विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है आपको। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। बिना कारण से आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, किसी को उठा नहीं सकते, किसी पे मार नहीं सकते। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का भी अधिकार है, जैसे भाषण देने की स्वतंत्रता है उनके पास, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की, आप अपने हिसाब से अपने धर्म को पालन कर सकते हैं, स्वतंत्रता की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है। तो ये सारी चीज़ें आज़ादी जनता के पास है, आम नागरिक के पास है। अतः संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाए हैं। ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें सरकार की शक्ति और सीमाओं के ऊपर बात आती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। तो अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। जो हमारे पुराने जो संस्कृति आप कह सकते हैं, हमारे संविधान की संस्कृति थी, या फिर आप कह सकते हैं उनके जो नेचर थे, उनके हिसाब से शक्ति का वितरण मतलब बंटवारा और सरकार की शक्ति पर किस प्रकार से प्रतिबंध, अंकुश लगाया जाए, इसके बारे में था। लेकिन 20वीं शताब्दी में अनेक संविधान, जिसमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण निकला है। भारत का जो संविधान है वो विश्व के हिसाब से बहुत ही अच्छा और जेन्युइन है, आप कह सकते हैं। इसमें सभी धर्म जाति लोगों का ध्यान रखते हुए इस संविधान को बनाया गया है। भारतीय संविधान ऐसा समाज बनाए जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई पैसे वाला, कोई गरीब नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अत्यंत पिछड़ा नहीं, मतलब सभी समान हो। यदि हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करे। क्योंकि सरकार शक्तिशाली कब होगा? जब आम जनता उसे मत देके उसे बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ाएगी। जैसे कि आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, नस्लीय भेदभाव था, मतलब काले और गोरे लोगों के बीच की लड़ाई थी। ये इतिहास का उदाहरण है हमारा। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया था कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके, और फिर आगे चल के क्या हुआ, अफ्रीका में इस तरह के भेदभाव को समाप्त किया गया। संविधान का चौथा काम भी यही है कि सरकार की ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। ये सब ऑलरेडी हमने कई बार पीछे के पॉइंट्स में पढ़ लिया है। तो ये समाज की आकांक्षाएं एवं लक्ष्य के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं लोगों की मौलिक पहचान के बारे में। तो संविधान के माध्यम से ही किसी समाज में एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है, तथा अब यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों को स्वीकार किए जाए। अर्थात कि कुछ ऐसे नियम अब के समय में बनाए गए हैं जो केवल और केवल भारत ही नहीं
बल्कि विश्व के कई सारे देश जो हैं वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि मानवता का अधिकार की हम बात कर लें तो मानवता का अधिकार आपको पता है कि कई सारे देश इसको फॉलो करते हैं, चाहे वो भारत ही हो, चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, रूस हो। तो ये मानवता का, तो ये लोगों की मौलिक पहचान का मतलब यही है कि जो नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। नैतिक नियम कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से बेहतर रह सकते हैं, ये सारी चीजें नैतिक जीवन के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लेते हैं संविधान की सत्ता और प्रचार का तरीका। देखिए, संविधान की सत्ता जो है इसका मतलब होता है अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, लेकिन कुछ देश जैसे कि इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके। मतलब जैसे हमारे पास बुक है संविधान का, हमारे पास एक लिखा हुआ संविधान है, ऐसे इंग्लैंड के पास कुछ भी नहीं है। इंग्लैंड के पास दस्तावेज और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे जैसे अब देखिए, संविधान कहा जाता है, संविधान होने के लिए किसी देश के पास संविधान है कि नहीं, इसके लिए दस्तावेज होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, इसकी एक श्रृंखला होनी चाहिए। लेकिन इंग्लैंड के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता हो, जिसमें राज्य के बारे में कोई प्रावधान हो, नियम हो, नियमावली हो, नियमित हुई हो। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हमें उसे दस्तावेज का जिक्र करना होता है, वही संविधान कहलाता है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका से क्या समझते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासक या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। किसी भी संविधान को लोकप्रिय बनाने के लिए सबसे पहले जिस देश में उसे लागू करना है उस लोगों के भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा। या फिर अगर सैन्य शासन करते हैं तो वहाँ पे फिर आपको संविधान का कोई मतलब ही नहीं बनता। या फिर कोई ऐसा नेता जो अलोकप्रिय है, मतलब जो उसे पसंद नहीं करते हैं, उसके द्वारा आपने संविधान बनवाया तो ऐसे ही लोगों को पसंद नहीं आएगा। विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का ही है। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था। मतलब यहाँ पे आंदोलन होने के बाद इन चीज़ों को, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय दे रहे थे। मतलब लोगों के द्वारा यह पूछा कि हमारे द्वारा जो भी संविधान बनाया जा रहा है क्या उन्हें पसंद है, तो लोगों ने हाँ और ना में जवाब दिया। जो पॉइंट लोगों ने ना कहा उसे हटा दिया गया और जो लोगों को पसंद आया उस पॉइंट को रखा गया। संविधान बनाने वाले का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। किसने संविधान बनाया है, किन लोगों के बारे में सोच के बनाया है, ये चीज़ भी वहाँ पे मैटर करता है। संविधान के मौलिक प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधान, एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने को कोई कारण आवश्यक है। देखिए, संविधान के मौलिक प्रावधान कहने का मतलब है कि हमारे संविधान में मौजूद जितने भी नियम कानून हैं वो भारत के या फिर जिस देश के संविधान की बात कर रहे हो उस देश के लोगों को उसका आदर करने का कोई कारण दे। किसी न किसी कारण से उसे अपना संविधान पसंद आना चाहिए। हाँ ठीक है, ये बात भी सही है कि संविधान में जितने भी नियम कानून है जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को वो पसंद आ ही रहे हो, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे नियम कानून भी होंगे जो उस आदमी को पसंद आ रहे हो, तो ये उसके लिए आवश्यक कारण हो जाता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज में अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं हुआ कि वो संविधान के प्रावधानों का आदर करें। अब यहाँ पे एक ही समाज में एक ही तरह के, एक ही जाति धर्म के बहुत सारे व्यक्ति रहते हो और दूसरे धर्म के किसी एक दो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, तो ये दो व्यक्ति किस प्रकार से अपने संविधान की आदर कर पाएगा, क्योंकि इसके साथ तो ज्यादती हो रही है, इसके साथ इनको परेशान किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है ना भारत संविधान में, हमारे संविधान में तो भाई सभी धर्मों का समान आदर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही पॉइंट है जिसके कारण से हर एक व्यक्ति को अपने संविधान में सम्मान करने का कारण मिल ही जाता है। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता संविधान की उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो भी संविधान अपने देश के अंदर, अपने संविधान के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों की सुरक्षा करता है, समानता का, सिमिलरिटी का, उसका संविधान उतना ही मजबूत होता है। अब हम बात कर लेते हैं संतुलित संस्थागत डिजाइन के बारे में।
अच्छे ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार से बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। संविधान बनाने के समय इस बातों का खास ध्यान दिया गया कि कोई भी समूह, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकार इस संविधान को नष्ट न कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है तथा एक सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में कारगर संतुलन बनाए रखते हैं। संतुलित संस्थागत डिजाइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति, एक सरकार, एक पार्टी के लोग संविधान को नष्ट न करें, क्योंकि इससे असंतुलन पैदा हो जाएगा। समाज में रह रहे व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव हो जाएगा। वो आज अगर हमारे भारत देश में अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं बिना भेदभाव के, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान की विश्वास के ऊपर रहते हैं ना, इसके अंदर बनाए गए नियम और कानून के ऊपर रहते हैं ना। लेकिन अगर इसे ही नष्ट कर दिया जाए तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा, लोग आपस में लड़ने लगेंगे। इसलिए संतुलन अर्थात बैलेंस्ड डिजाइन जो है वो बना रहना भी जरूरी है। अब इस चैप्टर का सबसे VVI पॉइंट आ गया है कि भारतीय संविधान कैसे बना है। तो देखिए, औपचारिक रूप से एक संविधान सभा में जो संविधान को बनाया गया, इसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो भारतीय संविधान कैसे बना इसके बारे में हम जान लीजिए कि भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। यहाँ से आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन ज़्यादा नंबर अगर चाहिए तो ये कुछ सारे पॉइंट को आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुख्य पॉइंट जो है आपका VVI वो यही रहेगा कि भारत का सर्वोच्च विधान, जिसे हम संविधान कहते हैं, नियमावली कहते हैं, वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ, मतलब भारत में लागू कर दिया गया था। इस दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है और हर साल मनाया भी जाता है। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान कैसे बना, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को इसे पारित कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। भारत के संविधान का मूल आधार जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है, क्योंकि यहाँ भारत का जो संविधान विश्व में किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, उनमें जितने भी संविधान हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा संविधान हमारे भारत का ही है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपके VVI रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय सभा संविधान का जो संरचना है, भारत के संविधान की रचना होने से पहले किस प्रकार के सभाओं का निर्माण किया गया था, किस प्रकार से बैठक हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई थी। तब भारतीय संविधान सभा को बनाने का उपाय मिला। इसमें वायसराय लॉर्ड वेवन के द्वारा पुष्टि की गई थी। लॉर्ड वेवन आपको याद रखना है, 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कैबिनेट मिशन योजना। इसके अनुसार संविधान निर्माण का संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के, 4 प्रांत दिल्ली, अजमेर, मरवाड़, कुर्गे और ब्रिटिश बलूचिस्तान के थे और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासत के थे। ये नंबर जो है यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ये सभी को शामिल किया गया था संविधान सभा से पहले संविधान बनाने में सहमति के लिए। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए थे। 10 लाख लोगों पर एक स्थान दिया गया था। जब ये संविधान का निर्माण हो रहा था, जैसे जनप्रतिनिधि का निर्माण होता है ना, तो 10 लाख लोगों पर, 11 लाख लोगों पर एक जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। वैसे ही इनकी संख्या जो राज्यों की थी, कितनी संख्या है, जैसे कि 10 लाख संख्या है तो उस पर एक प्रतिनिधि इनको मिला था। कोई 50 लाख वाला था तो उसे 5 प्रतिनिधि मिला था। प्रत्येक प्रांत के सीटों को 3 प्रमुख समुदाय जैसे कि मुसलमान, सिख और मुस्लिम सिख के अलावा उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। 3 प्रमुख समुदाय जैसे मुसलमान, सिख एवं सामान्य
सामान्य में आप हिंदू को ले लीजिए, क्योंकि हिंदू देश जो है, अपने भारत को आप एक तरह से हिंदुओं का देश ही कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से यहाँ पे हिंदुओं का ही शासन रहा है। और आगे पीछे बीच में जो भी इतिहास में बदलाव हुए हैं, तो वो बाहर के लोगों ने आके जो हम पर हमला किया या फिर हमारे देश को अपने कब्जे में लिया, तो ये सब बातें थी। लेकिन अगर शुरुआत से हमारे इतिहास को देखें तो यहाँ पे हिंदू राजा ही हुआ करते थे। अगला पॉइंट हमारा कहता है 3 जून 1947, जिसमें माउंट बेंटेन योजना आई थी। इसके अनुसार क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हो गया, दोनों आपस में बटेंगे और परिणाम स्वरूप फिर पाकिस्तान को जितने भी सदस्य संविधान सभा में थे, अब वो वर्तमान के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि वो तो अलग देश बनने जा रहा था। तो उनके अंदर से जितने भी लोगों को शामिल किया गया था उन्हें हटा दिया गया था। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की संरचना तैयार की गई थी। अब हम इसके प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों को ही संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार माना जाता है। अब इसे एक बार समझ लीजिए कि संविधान बनाने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं अपनाई गई, जिनके सदस्यों जिनको जोड़ा गया सभा के अंतर्गत, तो उनके जो विचार विमर्श थे, आपस में जो वो बात कर रहे थे कि नहीं इस मुद्दे को ऐसे हैंडल करना चाहिए, इस पर ऐसे नियम बनाने चाहिए, ऐसे कानून का निर्माण करना चाहिए, यही लोकप्रिय सत्ता का आधार था। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी बात विवाद के पास हो गया। जितने भी नियम बने ना, जितने भी नियमावली तैयार हुई, सब में मतलब एक तरह से आप कहिए कि विचार विमर्श हुआ, लड़ाई झगड़े भी हुए, मतभेद भी हुआ, लेकिन एक मुद्दा ऐसा था जिस पे कोई मतभेद नहीं हुआ। वो था सार्वभौमिक मताधिकार का, कि एक ऐसी आयु सीमा निर्धारित की जाए जिसके बाद लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। ये एक ऐसा अधिकार था, एक ऐसा नियम था जिसपे सभी लोग बिना लड़ाई झगड़े के ही मान गए थे, बोले ठीक है। अब नागरिकों का यह एक निश्चित आयु करने पर उनको वोट देने का अधिकार बिना किसी लड़ाई झगड़े के पास हो गया। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप और कुछ नहीं हो सकता। इसे आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। हमारे जो देश में आंदोलन चल रहा था उसमें सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चल रही थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिसमें समाज का अटूट विश्वास था, जैसे भीमराव अंबेडकर, जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों का सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। राष्ट्रीय आंदोलन ने जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया था उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 1946 में उद्देश्य प्रस्तुत किया था, इसमें हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इस प्रावधान में या फिर इस प्रस्ताव में संविधान के सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया, सभी वर्गों को ध्यान रखा गया, सभी जाति सभी धर्मों को समाहित किया गया। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था, वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों को प्रेरित और उनका सारांश था जिसे हम वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते थे। अगला पॉइंट है इसी में हमारा, इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान जैसे कि बुनियादी प्रतिबद्धताओं संस्थाओं का स्वरूप दिया गया जिससे आम नागरिकों के जीवन का कल्याण किया जा सके। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में आप यही समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ सभी धर्मों सभी आयु वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता हमारे भारतीय संविधान में है। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न देशों के संविधानों के लिए गए प्रावधान। हमारा जो भारतीय संविधान बना है इसमें अलग अलग देशों से भी पॉइंटों को लिया गया। तो ये ब्रिटिश संविधान से लिए गए पॉइंट है जिसमें सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव के जीत का फैसला है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, कानून के शासन का विचार है, विधायक में अध्यक्ष का पद और उसके कानून निर्माण की विधि है। तो यहाँ जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपको पता है। कानून के शासन पर विचार, मतलब किस प्रकार के कानून आम लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार की सूची ली गई, मतलब फंडामेंटल राइट्स, संविधान की प्रस्तावना लिया गया, न्यायिक पुनर्वालोकन लिया गया, शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी चीज़ें अमेरिका से लिया गया।
वहीं आयरलैंड की बात कर ले तो राज्य के नीति निदेशक तत्व वहाँ से उठाया गया, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान उठाया गया है, ये सब चीज़ें आयरलैंड से लिया। फ्रांस की बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से उठाया गया। कनाडा के संविधान से भी उठाया गया एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसमें केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था होती है और पीएम उसका मुख्य होता है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, तो ये सारी पॉइंट जो है वो अलग अलग संविधानों से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आज ये खत्म हो गया ना। इस प्रकार से आपने देखा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे यहाँ पे समाप्त हो गया। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।